हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं साइकस के स्टेम की एनाटॉमी की। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर साइकस के स्टेम की जो टीएस है उसका लीनियर डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि साइकस के स्टेम में कौन कौन सी संरचना पाई जाती हैं, और दूसरी तरफ जो मेरे स्टेम बना हुआ है वो है इसका ओल्ड स्टेम, और ये जो डायग्राम बना हुआ है वो है यंग स्टेम का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइकस के स्टेम की, तो साइकस का जो स्टेम है वो बाहर से, क्योंकि इसके ऊपर परसिस्टेंट लीफ बेस पाए जाते हैं, इसलिए यह लहरदार होता है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि परसिस्टेंट लीफ बेस के कारण जो है ये बाहर से खुरदरा या रफ प्रतीत होता है। जब इसकी हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसकी आंतरिक संरचना में हमको सबसे बाहर जो परत दिखाई देगी वो होगी एपिडर्मिस। लेकिन इस एपिडर्मिस की जो लेयर है वो यहाँ पर केवल एक कोशिकीय परत मोटी होती है और साथ ही साथ मृदु तकीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है। इस लेयर के ऊपर जो है लीफ स्केल्स जो है उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि आवरण पाया जाता है, इसलिए ये बाह्य रूपरेखा में कह सकते हैं कि हम लहरदार प्रतीत होती है और साथ ही साथ थोड़ी अस्पष्ट हो जाती है। एपिडर्मिस के नीचे अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस के नीचे का जो पार्ट होता है वो कहलाता है इसका कॉर्टेक्स। जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। यह कॉर्टेक्स जो है वो वलकुट का अधिकांश भाग बनाता है। इस कॉर्टेक्स में अगर हम देखें तो ये कॉर्टेक्स जो है वो मृदु तकीय कोशिकाओं से बना हुआ क्षेत्र होता है। इस कॉर्टेक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि म्यूसिजिलिनस जो डक्ट है वो पाई जाती है, श्लेष्मी नलिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इन श्लेष्मी नलिकाओं की आंतरिक भित्ति पर सिक्रेटरी सेल्स जो है वो पाई जाती हैं, इसलिए ये जो है वो म्यूसिलेज का स्रावन करती है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इस कॉर्टेक्स के अंदर ये जो लीफ ट्रेस हैं वो हमको यहाँ पर फैले हुए दिखाई देते हैं। लीफ ट्रेस दरअसल जो है वो संवहन पुलों में से एक तरीके से हम कह सकते हैं पत्ती को जो जाने वाली सप्लाई होती है या वस्कुलर बंडल जो पत्ती की ओर जाते हैं उनको हम लीफ ट्रेस कहते हैं। तो हमको यहाँ पर कई जो लीफ ट्रेस है वो दिखाई देते हैं। अब हम कॉर्टेक्स के बाद में बात करेंगे स्टील की या वस्कुलर सिस्टम की। वस्कुलर सिस्टम में अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमको वस्कुलर बंडल्स की रिंग दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री जो स्टेम होता है उसमें हमको जिस तरीके से वलय में व्यवस्थित संवहन पुल दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो है वो वलय में व्यवस्थित संवहन पुल हमको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ संवहन पुलों की अगर हम संख्या देखें तो वो अनेक है संख्या। इन संवहन पुलों में जो है बाहर की ओर फ्लोएम पाया जाता है और अंदर की ओर जाइलम पाया जाता है। साथ ही साथ बीच में जो है वो एधा पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है। इसलिए ये जो संवहन पुल है वो कंजॉइंट होंगे, कोलेक्ट्रल होंगे, साथ ही साथ ओपन होंगे और वलय में व्यवस्थित होंगे। अगर हम इस तरीके की स्टील की बात करें तो ये जो है एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील कहलाती है, क्योंकि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें फ्लोएम जो होता है वो बाहर की ओर होता है और अंदर जो होता है वो जाइलम होता है। फ्लोएम के बीच में जो ये मृदु तकीय कोशिकाओं से निर्मित जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है मज्जा रश्मीय या मेडुलरी वेज कहते हैं, इनको मज्जापिंड भी कहते हैं। ये जो है वस्कुलर बंडलों के बीच में पाए जाते हैं और ये मृदु तकीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है। इसके बाद मैं जो है यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पर एंडोडर्मिस जो है और पेरिसाइकिल जो है हमने नहीं लिखा हुआ है। उसके पीछे वजह यह है कि इस स्टेम की आंतरिक संरचना में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होते हैं। बीच में अगर हम बात करें जो तने का बीच वाला भाग है, इसलिए बीच वाला भाग जो है वो पिथ कहलाता है और यह पिथ जो है वो मृदु तकीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है। साथ ही साथ इसमें स्टार्च और म्यूसिजिलिनस डक्ट जो है वो
पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें टेनिन जो है वो भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा ये जो स्टेम की स्ट्रक्चर थी, यंग स्टेम की स्ट्रक्चर, इसको हमने देखा, जिसमें हमको बाहर से एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण, लीफ स्केल्स देखने को मिले। साथ ही साथ कॉर्टेक्स जो है आपने देखा और वस्कुलर सप्लाई के बारे में आपने जाना। अब हम बात करते हैं कि साइकस के तने में द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो किस तरीके से होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, देखिए सेकेंडरी ग्रोथ में ये जो वस्कुलर बंडल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन वस्कुलर बंडल्स के जो बीच में एधा पाई जाती है, इसको कहते हैं हम अंतःपूलीय एधा या इंट्राफस्क्यूलर कैम्बियम। तो इन वस्कुलर बंडल्स के जो बीच की कोशिकाएं हैं वो मेरिस्ट में हो जाती हैं, ये सक्रिय हो जाएंगी और विभजोतक जो है क्षमता प्राप्त कर लेती है। तो ये जो कैम्बियम यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम। तो जब इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर आपको मैं बना के दिखा देता हूँ कि इस जगह पर जो है वो इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम का निर्माण हो जाएगा और इस तरीके से इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम और इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम जो है वो दोनों जुड़ जाती हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तरीके से पूरा एक रिंग का निर्माण जो है हो जाएगा। कैम्बियम की एक रिंग जो है वो बन जाएगी और ये कैम्बियम की जो रिंग है वो बाहर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाएगी, बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाएगी और अंदर की ओर जो है वो द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती है। अर्थात हम देख सकते हैं कि ये जो चारों तरफ है वो सेकेंडरी जाइलम इधर बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनेगा और सेकेंडरी जाइलम जो है वो अंदर की ओर निर्मित हो जाएगा। कह सकते हैं कि द्वितीयक ऊतक जो है या सेकेंडरी टिश्यूज है वो द्वितीयक वृद्धि से बन जाते हैं। ये जो हमने पास में डायग्राम बना हुआ है, ये साइकस का ओल्ड स्टेम के टीएस का लीनियर डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग्स का निर्माण यहाँ पर होगा, इस रिंग्स के बारे में भी आपको अभी चर्चा करेंगे। तो मैं कह रहा था कि आपसे जिस तरीके से ये सेकेंडरी टिश्यूज बन जाते हैं, साइकस के तने की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो एधा रहती है वो अल्प समय के लिए सक्रिय होती है और द्वितीयक ऊतक बनाने के पश्चात ये निष्क्रिय हो जाती है। पुनः वल्कुट की आंतरिक परतों से या पेरिसाइकिल के आसपास के क्षेत्रों से पुनः एधा बनती है, फिर वह जो है द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करती है, फिर कुछ समय पश्चात वह भी निष्क्रिय हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है और इस क्रम के चलने से जो है साइकस के तने में रिंग्स का निर्माण हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये अंदर वाली जो है फर्स्ट रिंग्स है, ये बाहर वाली सेकंड रिंग्स है, इसके बाद थर्ड रिंग्स है और इसके बाद में ये चौथी रिंग जो है वो बनी हुई है। इन कैम्बियम रिंग्स की जो संख्या है वो 20 तक हो सकती है। ये जो रिंग बनी हुई है कैम्बियम से के कारण जो द्वितीयक ऊतक बनते हैं उनकी जो रिंग्स हैं इनकी संख्या 20 तक हो सकती है। तो इसीलिए जो है ये रिंग्स हमको अनुप्रस्थ काट में दिखाई देंगी। साथ ही साथ हम एक जो है महत्वपूर्ण कैरेक्टर की ओर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ हमको ये बहुत सारे जो है लीफ ट्रेस दिखाई दे रहे हैं। इन लीफ ट्रेस को जो है हम समझ लेते हैं। लीफ ट्रेस जो है वो हम कह सकते हैं कि तने के जो संवहन पूल जो है उनकी जो वस्कुलर सप्लाई है जब पत्ती में प्रवेश करती है, तने की जो संवहन पूल है जब पत्ती में प्रवेश करते हैं तो वो चीज कहलाती है आपके लीफ ट्रेस। ये जो लीफ ट्रेस है साइकस में वो दो प्रकार के लीफ ट्रेस में जो है हमको देखने को मिलेंगे। आप ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि वो लीफ ट्रेस जो सीधे ही तने से पत्ती में प्रवेश करते हैं उनको हम डायरेक्ट लीफ ट्रेस कहते हैं। डायग्राम में आप ये येलो कलर से देख सकते हैं कि ये जो है हमारा तने का भाग है और इस तने से जो है ये दो लीफ ट्रेस जो है वो पत्ती में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए ये सीधे ही प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इनको हम डायरेक्ट लीफ ट्रेस कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दो लीफ ट्रेस ऐसे हैं जो जिस दिशा से पत्ती निकलती है उसके जस्ट विपरीत दिशा से निकलते हैं और घूम करके आकर के पत्ती में प्रवेश करते हैं, अर्थात इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस। कहने का मतलब यह है कि साइकस की जो लीफ है उसमें 4 लीफ ट्रेस प्रवेश करते हैं, जिनमें से 2 जो है वो डायरेक्ट लीफ ट्रेस होते हैं और 2 जो है वो इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस होते
हैं। अब ये इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस जो है आप देख सकते हैं कि ये गर्डल जैसी आकृति बनाते हैं, मेखलाकार जैसी आकृति बनाते हैं, इसलिए इनको हम गर्डल लीफ ट्रेस भी कहते हैं। और यह जो है वो साइकस के तने का प्रमुख लक्षण है। एक बार मैं पुनः यहाँ कहना चाहूंगा कि गर्डल लीफ ट्रेस की जो उपस्थिति है वो साइकस के तने का विशिष्ट लक्षण है। और ये गर्डल लीफ ट्रेसेस जो है और ये हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं जो येलो कलर से गोल गोल जो है दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, वो है मिसिलिनियस डक्ट दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये देख सकते हैं लीफ ट्रेस जो है दिखाई दे रही है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के पश्चात जो उत्तकों के कारण, सेकेंडरी टिश्यूज के कारण जो रिंग्स बनी है वो आप देख सकते हैं। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से 20 तक रिंग जो है बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा इसकी स्टेम की एनाटॉमी को। इसी के साथ ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। थैंक यू।